हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका दोस्त आवारा स्टोरी टेलर आपको नई नई कहानी सुनाता है और आज फिर हाजिर है आपके लिए एक और रोचक कहानी लेकर। कहानी सादत हसन मंटो द्वारा लिखी गई है और कहानी का शीर्षक है खुशियां। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। खुशियां सोच रहा था। बनवारी से काले तंबाकू वाला पान लेकर वो उसकी दुकान के साथ उस संगीन चबूतरे पर बैठा था जो दिन के वक्त टायरों और मोटरों के मुखातलिफ पुर्जों से भरा होता है। रात को 8:30 बजे के करीब मोटर के पुर्जे और टायर बेचने वालों की ये दुकान बंद हो जाती है और उसका संगीन चबूतरा खुशियां के लिए खाली हो जाता है। वो काले तंबाकू वाला पान आहिस्ता आहिस्ता चबा रहा था और सोच रहा था। पान की गाढ़ी तंबाकू मिली, पीक उसके दांतों की रेखों से निकलकर उसके मुंह में इधर उधर फिसल रही थी और उसे ऐसा लगता था कि उसके ख्याली दांतों तले पीस कर उसकी पीक में घुल रहे थे। शायद यही वजह है कि वो उसे फेंकना नहीं चाहता था। खुशियां पान की पीक मुंह में पिलपिला रहा था और इस वाकया पर शोर कर रहा था जो उसके साथ पेश आया था, यानी आध घंटा पहले। वो उसे संगीन चबूतरे पर हस्बे मामूल बैठने से पहले खेतवाड़ी की 5वीं गली में गया था। बैंगलोर से जो नई छोकरी कांता आई थी, उसी गली के नुक्कड़ पर रहती थी। खुशियां से किसी ने कहा था कि वो अपना मकान तब्दील कर रही है, चुनांचे वो इसी बात का पता लगाने के लिए वहां गया था। कांता की खोली का दरवाजा उसने खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? इस पर खनुशिया ने कहा, मैं खुशियां। आवाज दूसरे कमरे से आई थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। खुशियां अंदर दाखिल हुआ। जब कांता ने दरवाजा अंदर से बंद किया तो खुशियां ने मुड़कर देखा। उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उसने कांता को बिल्कुल नंगा देखा। बिल्कुल नंगा ही समझो, क्योंकि वो अपने अंग को सिर्फ एक तौलिए से छुपाए हुए थी। छुपाए हुए भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छुपाने की जितनी चीजें होती हैं वो तो सबकी सब खुशियां की हैरतज़दा आंखों के सामने थीं। कहो खुशियां, कैसे आए? मैं बस अब नहाने वाली ही थी। बैठो बैठो, क्या बाहर वाले से अपने लिए चाय का तो कह आए होते। जानते तो हो वो मुवा रामा यहां से भाग गया है। खुशिया, जिसकी आंखों ने कभी औरत को यूं चातक तौर पर नंगा नहीं देखा था, बहुत घबरा गया। उसकी समझ में ना आता था कि क्या करे। उसकी नजरें, जो एकदम उरियानी से दो चार हो गई थीं, अपने आप को कहीं छुपाना चाहती थीं। उसने जल्दी जल्दी सिर्फ इतना कहा, जाओ जाओ, तुम नहा लो। फिर एकदम उसकी जबान खुल गई, पर जब तुम नंगी थीं तो दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? अंदर से कह दिया होता, मैं फिर आ जाता। लेकिन जाओ, तुम नहा लो। कांता मुस्कुराई। जब तुमने कहा खुशियां हैं तो मैंने सोचा क्या हर्ज है, अपना खुशियां ही तो है, आने दो। कांता की ये मुस्कुराहट अभी तक खुशियां के दिल और दिमाग में तैर रही थी। उस वक्त भी कांता का नंगा जिस्म मोम के पुतले की मानिंद उसकी आंखों के सामने खड़ा था और पिघल पिघल कर उसके अंदर जा रहा था। उसका जिस्म खूबसूरत था। पहली मर्तबा खुशियां को मालूम हुआ कि जिस्म बेचने वाली औरतें भी ऐसा सुडौल बदन रखती हैं। उसको इस बात पर हैरत हुई थी, पर सबसे ज्यादा ताज्जुब उसे इस बात पर हुआ था कि नंग धड़ंग वो उसके सामने खड़ी हो गई और उसको लाज तक न आई। क्यों मैया अब्बास? इसका जवाब कांता ने यह दिया था, जब तुमने कहा खदुशिया है तो मैंने सोचा क्या हर्ज है, अपना खदुशिया ही तो है, आने दो। कांता और खदुशिया एक ही पेशे में शरीक थे। वो उसका दलाल था, इस लिहाज से वो उसी का था बायू, पर यह कोई वजह नहीं थी कि वो उसके सामने नंगी हो जाती। कोई खास बात थी। कांता के अल्फाज में खदुशिया कोई और ही मतलब कुरेद रहा था। ये मतलब बैक वक़्त इस कदर साफ और इस कदर मुबहम था कि खौशियां किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। उस वक़्त भी वो कांता के नंगे जिस्म को देख रहा था, जो ढोलकी पर मंडे हुए चमड़े की तरह तना हुआ था, उसकी लुढ़कती हुई निगाहों से बिल्कुल बेपरवाह। कई बार हैरत के आलम में भी उसने उसके सांवले सलोने बदन पर टोह लेने वाली निगाहें गाड़ी थीं, मगर उसका एक रोवां तक भी न कपक पाया था। बस सांवले पत्थर की मूर्ति की मानिंद खड़ी रही जो एहसास से आ रही हो। भाई, एक मर्द उसके सामने खड़ा था, मर्द जिसकी निगाहें कपड़ों में भी औरत के जिस्म तक पहुंच जाती हैं और जो परमात्मा जाने ख्याल ही ख्याल में कहां कहां पहुंच जाता है। लेकिन वो जरा भी ना घबराई और उसकी आंखें ऐसा समझ लो कि अभी लॉन्ड्री से धुल कर आई हैं।
उसको थोड़ी सी लाज तो आनी चाहिए थी, जरा सी सुर्खी तो उसके दीदों में पैदा होनी चाहिए। मान लिया कस्बी थी, पर कस्बियाम यूं नंगी तो नहीं खड़ी हो जाती। 10 बरस उसको दलाली करते हो गए थे, और इन 10 बरसों में वो पेशा कराने वाली लड़कियों के तमाम राजों से वाकिफ हो चुका था। मिसाल के तौर पर उसे ये मालूम था कि पायदोनी के आखिरी सिरे पर जो छोकरी एक नौजवान लड़के को भाई बनाकर रहती है, इसलिए अछूत कन्या का रिकॉर्ड है, करता मूर्ख प्यार प्यार अपने टूटे हुए बाजे पर बजाया करती है कि उसे अशोक कुमार से बहुत बुरी तरह इश्क है। कई मन चले लौंडे अशोक कुमार से उसकी मुलाकात कराने का झांसा देकर अपना उल्लू सीधा कर चुके थे। उसे यह भी मालूम था कि दावर में जो पंजाबन रहती है सिर्फ इसलिए कोट पतलून पहनती है कि उसके एक यार ने उससे कहा था कि तेरी टांगें तो बिल्कुल उस अंग्रेज एक्ट्रेस की तरह हैं जिसने मराको उर्फ खून तमन्ना में काम किया था। यह फिल्म उसने कई बार देखी, और जब उसके यार ने कहा कि मार्लेन डेटरिच इसलिए पतलून पहनती है कि उसकी टांगें बहुत खूबसूरत हैं और उन टांगों का उसने 2 लाख का बीमा करा रखा है, तो उसने भी पतलून पहननी शुरू कर दी जो उसके छूतड़ों में बहुत फंस कर आती थी। और उसे यह भी मालूम था कि मजगांव वाली दक्षिणी छोकरी सिर्फ इसलिए कॉलेज के खूबसूरत लौंडों को फांसती है कि उसे एक खूबसूरत बच्चे की मां बनने का शौकत है। उसको यह भी पता था कि वो कभी अपनी ख्वाहिश पूरी न कर सकेगी, इसलिए कि बांझ है, और उस काली मदरासन की बाबत जो हर वक्त कानों में हीरे की बूटियां पहने रहती थीं, उसको ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसका रंग कभी सफेद नहीं होगा, और वो उन दवाओं पर बेकार रुपया बर्बाद कर रही है जो आए दिन खरीदती रहती है। उसको उन तमाम छोकरियों का अंदर बाहर का हाल मालूम था जो उसके हलके में शामिल थीं, मगर उसको यह खबर न थी कि एक रोज कांता कुमारी, जिसका असली नाम इतना मुश्किल था कि वो उम्र भर याद नहीं कर सकता था, उसके सामने नंगी खड़ी हो जाएगी और उसको जिंदगी के सबसे बड़े तज्जुब से दो चार कराएगी। सोचते सोचते उसके मुंह में पान की पीक इस कदर जमा हो गई थी कि अब वो मुश्किल से छालियां के इन नन्हे नन्हे रेजों को चबा सकता था जो उसके दांतों की रेखों में से इधर उधर फिसल कर निकल जाते थे। उसके तंग माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हो गई थीं, जैसे मलमल में पनीर को आहिस्ता से दबा दिया गया है। उसके मर्दाना वकार को धक्का सा पहुंचा था जब वो कांता के नंगे जिस्म को अपने तसव्वुर में लाता था। उसे महसूस होता था जैसे उसका अपमान हुआ है। एकदम उसने अपने दिल में कहा, भाई ये अपमान नहीं है तो क्या है? यानी एक छोकरी नंग धड़ंग सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, इसमें हर्ज ही क्या है? तुम खतुशियां ही तो हो, खौशियां न हुआ, साला वो बिल्ला हो गया जो उसके बिस्तर पर हर वक्त ऊँगता रहता है। पेस और क्या? अब उसे यकीन होने लगा कि सचमुच उसकी हतक हुई है। वो मर्द था और उसको इस बात की गैर महसूस तारीख पर तवक्को थी कि औरतें ख्वाह शरीफ हों या बाजारी, उसको मर्द ही समझेंगी और उसके और अपने दरमियान वो पर्दा कायम रखेंगी जो एक मुद्दत से चला आ रहा है। वो तो सिर्फ ये पता लगाने के लिए कांता के यहां गया था कि वो कब मकान तब्दील कर रही है और कहां जा रही है। कांता के पास उसका जाना यकसर बिजनेस से मुतल्लिक था। अगर खुशियां कांता की बाबत सोचता कि जब वो उसका दरवाजा खटखटाएगा तो वो अंदर क्या कर रही होगी, तो उसके तसव्वुर में ज्यादा से ज्यादा इतनी बातें आ सकती थीं। सर पर पट्टी बांधे लेट रही होगी, बिल्ले के बालों में से पिस्सू निकाल रही होगी, उस बाल सफा पाउडर से अपनी बगलों के बाल उड़ा रही होगी जो इतनी बॉस मारता था कि खुशियां की नाक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पलंग पर अकेली बैठी ताश फैलाए पेशेंस खेलने में मशगूल होगी। बस इतनी चीजें थीं जो उसके जहन में आतीं। घर में वो किसी को रखती नहीं थी, इसलिए इस बात का ख्याल ही नहीं आ सकता था, पर खुशियां ने तो ये सोचा ही नहीं था। वो तो काम से वहां गया था कि अचानक कांता, यानी कपड़े पहनने वाली कांता, चाह मतलब ये कि वो कांता जिसको वो हमेशा कपड़ों में देखा करता था, उसके सामने बिल्कुल नंगी खड़ी हो गई। जो बिल्कुल नंगी ही समझो, क्योंकि एक छोटा सा तौलिया सब कुछ तो छुपा नहीं सकता। खुशियां को ये नजारा देखकर ऐसा महसूस हुआ था जैसे छिलका उसके हाथ में रह गया है और केले का गुदा पुर्ज करके उसके सामने आ गिरा है। नहीं, उसे कुछ और ही महसूस हुआ था, जैसे जैसे वो खुद नंगा हो गया है। अगर बात यहां तक ही खत्म हो जाती तो कुछ भी ना होता। खुशियां अपनी हैरत को किसी न किसी हीले से दूर कर देता।
मगर यहां मुसीबत ये आन पड़ी थी कि उस लौंडिया ने मुस्कराकर ये कहा था, जब तुमने कहा खुशियां है तो मैंने सोचा अपना खुशियां ही तो है, आने दो। ये बात उसे खाए जा रही थी। साली मुस्कुरा रही थी। वो बार बार बड़बड़ाता जिस तरह कांता नंगी थी, उसी तरह की मुस्कुराहट खुशिया को नंगी नजर आई थी। ये मुस्कुराहट ही नहीं, उसे कांता का जिस्म भी इस हद तक नजर आया था, गोया उस पर रंदा फिरा हुआ है। उसे बार बार बचपन के वो दिन याद आ रहे थे जब पड़ोस की एक औरत उससे कहा करती थी, खौशिया बेटा जा दौड़ के जा, ये बाल्टी पानी से भर ला। जब वो बाल्टी भर के लाया करता था तो वो धोती से बनाए पर्दे के पीछे से कहा करती थी, अंदर आके यहां मेरे पास रख दे, मैंने मुंह पर साबुन मला हुआ है, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। वो धोती का पर्दा हटाकर बाल्टी उसके पास रख दिया करता था। उस वक्त साबुन के झाग में लिपटी हुई नंगी औरत उसे नजर आया करती थी, मगर उसके दिल में किसी कदिस्म का हैजान पैदा नहीं होता था। भाई मैं उस वक्त बच्चा था, बिल्कुल भोला भाला। बच्चे और मर्द में बहुत फर्क होता है, बच्चों से कौन पर्दा करता है। मगर अब तो मैं पूरा मर्द हूं। मेरी उम्र इस वक्त 28 बरस के करीब है, और 28 बरस के जवान आदमी के सामने तो कोई बूढ़ी औरत भी नंगी खड़ी नहीं होती। कांता ने उसे क्या समझा था? क्या उसमें वो तमाम बातें नहीं थीं जो एक नौजवान मर्द में होती हैं? इसमें कोई शक नहीं कि वो कांता को यक बयक नंग धड़ंग देखकर बहुत घबराया था, लेकिन चोर निगाहों से क्या उसने कांता की उन चीजों का जायजा नहीं लिया जो रोजाना इस्तेमाल के बावजूद असली हालत पर कायम थीं? और क्या तज्जुब के होते हुए उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया था कि 10 रुपये में कांता बिल्कुल महंगी नहीं, और दशहरे के रोज बंक का वो मुंशी जो 2 रुपये की रियायत न मिलने पर वापस चला गया था, बिल्कुल गधा था। और इन सबके ऊपर क्या एक लम्हे के लिए उसके तमाम पुट्ठों में एक अजीब किस्म का खिंचाव पैदा नहीं हो गया था, और उसने एक ऐसी अंगड़ाई नहीं लेना चाही थी जिससे उसकी हड्डियां चटखाने लगें? फिर क्या वजह थी कि मंगलौर की इस सांवली छोकरी ने उसको मर्द न समझा और सिर्फ खुशियां समझकर उसको अपना सब कुछ देखने दिया? उसने गुस्से में आकर पान की गाड़ी पीक थूक दी, जिसने फुटपाथ पर कई बेल बूटे बना दिए। पीक थूक कर वो उठा और ट्राम में बैठकर अपने घर चला गया। घर में उसने नहा धोकर नई धोती पहनी। जिस बिल्डिंग में रहता था उसकी एक दुकान में सैलून था। उसके अंदर जाकर उसने आईने के सामने अपने बालों में कंघी की। फिर फौरन ही कुछ ख्याल आया तो कुर्सी पर बैठ गया और बड़ी संजीदगी से उसने दाढ़ी मूंडने के लिए हज्जाम से कहा। आज चूंकि वो दूसरी मर्तबा दाढ़ी मुंडवा रहा था, इसलिए हज्जाम ने कहा, अरे भाई खुशियां भूल गए क्या? सुबह ही मैंने ही तो तुम्हारी दाढ़ी मुंडी थी। इस पर खुशियां ने बड़ी मतानत से दाढ़ी पर उल्टा हाथ फेरते हुए कहा, खूंटी अच्छी तरह नहीं निकली। अच्छी तरह खूंटी निकलवाकर और चेहरे पर पाउडर मलवाकर वो सैलून से बाहर निकला। सामने टैक्सियों का अड्डा था। बम्बे के मखसूस अंदाज में उसने छी छी करके एक टैक्सी ड्राइवर को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और उंगली के इशारे से उसे टैक्सी लाने के लिए कहा। जब वो टैक्सी में बैठ गया तो ड्राइवर ने मुड़कर उससे पूछा, कहां जाना है साहब? इन 4 लफ्जों ने और खास तौर पर साहब ने खुशिया को बहुत मसरूर किया। मुस्कुराकर उसने बड़े दोस्ताना लहजा में जवाब दिया, बताएंगे, पहले तुम ओपरा हाउस की तरफ चलो, लेमिंगटन रोड से होते हुए, समझे? ड्राइवर ने मीटर की लाल झंडी का सर नीचे दबा दिया। टन टन हुई और टैक्सी ने लेमिंगटन रोड का रुख किया। लेमिंगटन रोड का जब आखिरी सिरा आ गया तो खुशिया ने ड्राइवर को हिदायत दी, बाएं हाथ मोड़ लो। टैक्सी बाएं हाथ मुड़ गई। अभी ड्राइवर ने गियर भी ना बदला था कि खुशिया ने कहा, यह सामने वाले खंबे के पास रोक लेना जरा। ड्राइवर ने ऐन खंबे के पास टैक्सी खड़ी कर दी। खुशिया दरवाजा खोलकर बाहर निकला और एक पान वाले की दुकान की तरफ बढ़ा। यहां से उसने एक पान लिया और उस आदमी से जो कि दुकान के पास खड़ा था चंद बातें की और उसे अपने साथ टैक्सी में बिठाकर ड्राइवर से कहा, सीधे ले चलो। देर तक टैक्सी चलती रही। खुशिया ने जिधर इशारा किया ड्राइवर ने उधर हैंडल फिरा दिया। मुख्तलिफ पुररौनक बाजारों में से होते हुए टैक्सी एक नीम रोशन गली में दाखिल हुई, जिसमें आमद ओ रफ्त बहुत कम थी। कुछ लोग सड़क पर बिस्तर जमाए लेटे थे। उनमें से कुछ बड़े इत्मीनान से चंपी करा रहे थे। जब टैक्सी उन चंपी कराने वालों के आगे निकल गई और एक काठ के बंगलानुमा मकान के पास पहुंची
तो खौशिया ने ड्राइवर को ठहरने के लिए कहा, बस अब यहां रुक जाओ। टैक्सी ठहर गई तो खरुशिया ने उस आदमी से, जिसको वो पान वाले की दुकान से अपने साथ लिया था, आहिस्ता से कहा, जाओ, मैं यहां इंतजार करता हूं। वो आदमी बेवकूफों की तरह खुशियां की तरफ देखता हुआ टैक्सी से बाहर निकला और सामने वाले चोबी मकान में दाखिल हो गया। खुशियां जमकर टैक्सी के गद्दे पर बैठ गया। एक टांग दूसरी टांग पर रखकर उसने जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई और एक दो कश लेकर बाहर फेंक दी। वो बहुत मुज़तरिब था, इसलिए उसे ऐसा लगा कि टैक्सी का इंजन बंद नहीं हुआ। उसके सीने में चूंकि फड़फड़ाहट सी हो रही थी, इसलिए वो समझा कि ड्राइवर ने बिल बढ़ाने की गरज से पेट्रोल छोड़ रखा है। चुनांचे उसने तेजी से कहा, यूं बेकार इंजन चालू रखकर तुम कितने पैसे और बढ़ा लोगे? ड्राइवर ने मुड़कर खतुशिया की तरफ देखा और कहा, सेठ, इंजन तो बंद है। जब खतुशिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसका इज़्तिराब और भी बढ़ गया और उसने कुछ कहने के बजाय अपने होंठ चबाने शुरू कर दिए। फिर एकाएकी सर पर वो कश्तीनुमा काली टोपी पहनकर, जो अब तक उसकी बगल में दबी हुई थी, उसने ड्राइवर का शाना हिलाया और कहा, देखो, अभी एक छोकरी आएगी, जूं ही अंदर दाखिल हो तुम मोटर चला देना। यो समझे, घबराने की कोई बात नहीं है, मुआमला ऐसा वैसा नहीं। इतने में सामने चौबी मकान से दो आदमी बाहर निकले। आगे आगे खुशिया का दोस्त था और उसके पीछे कांता, जिसने शोक रंग की साड़ी पहन रखी थी। खुशिया झट उस तरफ को सरक गया जिधर अंधेरा था। खुशिया के दोस्त ने टैक्सी का दरवाजा खोला और कांता को अंदर दाखिल करके दरवाजा बंद कर दिया। फौरन ही कांता की हैरत भरी आवाज सुनाई दी, जो चीख से मिलती जुलती थी, खुशिया, तुम सुनी? वन, हां मैं, लेकिन तुम्हें रुपये मिल गए हैं ना? बम। खुशिया की मोटी आवाज बुलंद हुई, देखो ड्राइवर, जूहू ले चलो। ड्राइवर ने सेल्फ दबाया, इंजन फड़फड़ाना शुरू हुआ। वो बात जो कांता ने कही सुनाई न दे सकी। टैक्सी एक धचके के साथ आगे बढ़ी और खुशिया के दोस्त को सड़क के बीच हैरतजदा छोड़कर नीम रोशन गली में गायब हो गई। इसके बाद किसी ने खुशिया को मोटरों की दुकान के संगीन चबूतरे पर नहीं देखा। नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल आवारा स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानियां शेयर करना जारी रखें। धन्यवाद।